सोशल साइंस के 500 प्लस ऑब्जेक्टिव की महा सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह फाइनल आपका वीडियो है। और आपको बता दें कि लगातार आपको 500 हम ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। और एक चीज सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जब रहता है तो काफी ज्यादा गलती हो जाती है। आप हर जगह देख रहे हैं कि गेस पेपर में, कहीं पे ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भी गलत उत्तर आपको मिलने शुरू हो जा रहा है। तो गलत उत्तर से बचने के लिए यहाँ पे आपको केवल जो है क्वेश्चन रहेगा और उसका उत्तर हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल जो होगा सही उत्तर क्या होगा। उसे आप नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपको दे दी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे है या मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए या फिर मेरा नाम सर्च कीजिए, मंटू सर सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। और 500 क्वेश्चन आपको टाइप करके दे दिए हैं कि पढ़ लो, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा बाबू। और इसका लगातार अब उत्तर आपको हम बताना शुरू कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको फिर आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था, है ना। बताना है आपको कि वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए वियतनाम जो स्वतंत्र हुआ था वह 1945 में स्वतंत्र हुआ था। तो जहां पे भी ऑप्शन रहेगा 1945, उसे क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि बिना ऑप्शन का रहेगा तो जब आपको हम उत्तर बताएंगे तो आपको परफेक्ट याद हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा और आप वहां पे गलती नहीं कीजिएगा। ऐसे अब ऑप्शन रहता है तो आपको दिक्कत हो जाती है कि पता ना क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो ये काफी मेहनत के बाद ये सभी क्वेश्चन को टाइप किया गया है, काफी ढूंढने के बाद से। तो मेरा इसमें सपोर्ट कीजिए। आप जब तक सपोर्ट मेरा नहीं करेंगे फिर आगे से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ रहिएगा और हम आपके साथ रहेंगे तो बहुत कुछ हम लोग आगे कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कीजिए और दोस्तों को मदद कीजिए, वीडियो को शेयर करके उनको बताइए कि लगातार क्लास चल रही है। देखिए अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न का जवाब बताइए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। बताना है आपको कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वो 1915 में वापस आए थे। तो 1915 जहां पे भी ऑप्शन रहेगा फटाफट टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखिए, अगला है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की जो स्थापना वो किसने की थी। तो आपको पता है कि मेजनी ने की थी। तो मेजनी जो बच्चे दे रहे हैं जवाब, उनका बिल्कुल सही उत्तर है मेजनी। मेजनी होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा मेजनी। तो जहां पे भी मेजनी लिखा होगा यंग इटली की स्थापना उन्होंने की थी, तो आपको क्या कर देना है, टिक वहां पे कर देना है या गोला लगा देना है, जैसे भी आपको परीक्षा में आएगा वैसे कर देना। वैसे तो गोला लगाने के लिए ही आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दास कैपिटल का लेखक कौन था। दास कैपिटल का जो लेखक था वो कौन था। तो देखिए दास कैपिटल का लेखक जो था वह कार्ल मार्क्स था। क्या था, कार्ल मार्क्स था। और आपको बता दें इसके पहले जितना भी वीडियो आप नहीं देखे मेरे YouTube चैनल से, वो सारी वीडियो लगातार देखिए। देखिए समय काफी कम है और हम यह चाहते हैं कि मेरे चैनल से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको हम इतना अच्छे से पढ़ा दे, तैयारी करा दे, जिससे कि दिक्कत ना हो। और जहां पे भी जाएं वह कहें कि हमने डीएलएस एजुकेशन से तैयारी करके आज बहुत ही बढ़िया नंबर प्राप्त किया है, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी उससे, है ना। देखिए आप हम पे विश्वास किए, विश्वास करने के बाद ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये विश्वास है। जब आप हम पे विश्वास कर सकते हैं तो मैं आप पे विश्वास जरूर कर सकता हूं कि आप जरूर मेरा नाम रोशन कीजिएगा, अपना नाम रोशन कीजिएगा, आप अच्छा कीजिएगा परीक्षा में, है ना। चलिए क्वेश्चन है कि प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो याद करके रखिएगा 1992 में हुआ था। यानी कि जहां पे भी ऑप्शन आपको दिया गया होगा 1992 ईस्वी, वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए, अगला है कि बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं। तो देखिए उससे हम लोग कहते हैं दियरा की मिट्टी। तो दियरा की मिट्टी जहां पे भी ऑप्शन रहेगा, है ना, दियरा की मिट्टी। देखिए आपको जो इसमें उत्तर बताएंगे ना वही आपको ऑप्शन में एक जरूर रहेगा। बिहार में बालू मिश्रित जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम कहते हैं दियरा की मिट्टी। तो दियरा का मिट्टी जहां पे ऑप्शन रहेगा आप क्या कर लीजिएगा, गोला लगा लीजिएगा उसमें। देखिए इससे आपको पूरे की पूरे पूर्ण रूप से याद होगी, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो रातों रात मेहनत करने के बाद ये जो है रात भर मेहनत करते हैं। देखिए 2 बजे 2:30 बजे, ऐसे तो क्लास देख रहे हैं कितना ज्यादा है, उसमें भी समय नहीं मिला, खुद हम टाइप करते हैं इसको, है ना। इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, देखिए समय काफी कम है बाबू। जब हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जरूर पढ़ाई कर लीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको मदद हो जाए। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा के पास पहुंचे और हर एक बच्चा जो इससे तैयारी करे। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है। नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है। तो देखिए वह है उत्तर में, ठीक है, उत्तर में स्थित है। कहाँ है, उत्तर में। तो जहां पे भी ऑप्शन आएगा उत्तर आप टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है वह क्या होता है, तो होता है रेगुर मृदा, रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी कह सकते हैं, मृदा कहेंगे तो देखिए मृदा जो होगा आपके ऑप्शन में रहेगा, है ना। तो मृदा कही चाहे मिट्टी की, ये बात वही है, तो ऑप्शन में रहेगा, तो फटाफट से आप टिक कर दीजिएगा या गोला लगा दीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, और जो आपको ऑप्शन रहेगा उसमें से आपका ऑप्शन रहेगा श्रीलंका, तो श्रीलंका पे आप टिक कर दीजिएगा, है ना। क्या कर दीजिएगा, श्रीलंका पे टिक कर दीजिएगा, है ना, श्रीलंका पे टिक कर दीजिएगा। आपको कोई दिक्कत हो, नहीं टिक करने का मतलब है कि गोला लगा दीजिएगा, हम बार बार टिक करने के लिए कह रहे हैं, यानी मतलब गोला लगा दीजिएगा उसमें, क्योंकि रंगने वाला आता है तो रंग दीजिएगा। अगला देखिए, और ऐसा नहीं कि केवल सोशल साइंस का ही चलेगा, लगातार सभी सब्जेक्ट का बाबू, सभी सब्जेक्ट का, है ना, लगातार क्लास कीजिए, लगातार क्लास कीजिए, है ना। पंचायती राज्य संख्याओं के कितने स्तर होते हैं, पंचायती राज्य संख्याओं के कितने स्तर होते हैं, 10 नंबर प्रश्न है, अगर आपके परीक्षा में आएगा तो क्या टिक कीजिएगा। तो देखिए पंचायती राज्य संख्याओं के जो स्तर होते हैं वह 3 स्तर होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, जहां पे भी 3 लिखा गया होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्या कर दे, 3 पे आप गोला लगा दीजिएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो देखिए भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और यह जरूर याद कर लीजिएगा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसे किसे कहते हैं या क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, तो आप ये जाने रहिएगा तो काफी जो है आपको आसानी मिलेगी, आपको परीक्षा में आ सकता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था यहाँ पे लिख लीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, चाहे भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। और देखिए आपको बता दें कि जितना हम प्रश्न आपको बता रहे हैं ना, 500 से ज्यादा प्रश्न आपको बताएंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा, परेशान मत होइए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आ सकता है, लेकिन देखिए क्योंकि आपको 100 में से बनाना है तो परफेक्ट समझिए कि आपको अगर 80 और 100 क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको बस हाफ ही बनाना है, मतलब आधा बनाना है, तो समझ जाइए कि उससे बाहर मतलब जो बता रहे हैं ना नहीं आएगा बाबू, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद से क्वेश्चन बैंक वगैरह जितना भी होता है सब कुछ करने के बाद ये लेकर के आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वह 1935 ईस्वी में हुई थी, तो 1935 ईस्वी आपके ऑप्शन में रहेगा, तो फटाफट से आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन क्षेत्र भू संकलन से अधिक प्रभावित होता है, कौन सा जो क्षेत्र है वो भू संकलन से क्या होता है, अत्यधिक प्रभावित होता है। तो देखिए वो होता है कश्मीर और उत्तराखंड, आपको ऑप्शन रहेगा कश्मीर और उत्तराखंड, जो होता है वो होता है कश्मीर और उत्तराखंड। आप लिखते जाइए, आपको पीडीएफ मिला है, पीडीएफ आप डाउनलोड किए होंगे, तो उसका उत्तर जो है लिखते जाइए, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके आपको स्टॉप करके लिखते जाना है फटाफट से, ठीक है, या आप पढ़ लीजिएगा तो भी याद हो जाएगा, ये 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कौन है कश्मीर और कौन है उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड होगा जी, उत्तराखंड है, ठीक है। चलिए कश्मीर और उत्तराखंड है, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे है तो थोड़ा सा लिखने में कठिनाई हो जाती है क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है। अगला देखिए, और आपका सपोर्ट रहेगा तो जरूर एक दिन हम लोग डिजिटल स्क्रीन पे आएंगे, और डिजिटल स्क्रीन पे रहेगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे अच्छे से आपको लिख करके टाइप करके सब चीज रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण होता है, कोसी में जो बाढ़ आने की कारण होती है वो क्या होती है। तो देखिए कोसी में बाढ़ आने की लगभग 3 कारण होती है ना, और ये आपके ऑप्शन में रहेगा, और उसमें से देगा कि उपयुक्त तो सभी, है ना, यानी कि इनमें से सभी। तो तीनों कारण आपको बता देते हैं। देखिए पहली तो कारण हो जाएगी अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा एक हो जाएगी, क्या चीज, अत्यधिक वर्षा। चलिए अगला जो आपको हो जाएगी वो हो जाएगा हिमालय का पिघलना, हिमालय का पिघलना, 2 हो गई, ठीक है, लिख लीजिए अत्यधिक वर्षा, हिमालय का पिघलना, और एक होता है नदी में गाद का जमना। क्या होता है, नदी में गाद का जमना। तो ये 3 होगी, और उसमें से ऑप्शन आपको रहेगा ए बी सी करके, और उसको रहेगा ऑप्शन डी नंबर की उपयुक्त सभी, तो मार दीजिएगा उपयुक्त सभी पे, कोई दिक्कत होने वाले ही नहीं है इस साल। चलिए भले ही कोरोना काल में कुछ भी हुआ है नहीं हुआ है, पढ़ाई हुआ है, चलिए इतने बेहतर तैयारी कराना है, आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, और समय काफी कम है, एकदम लगातार जितना भी वीडियो नहीं देखिए सारी वीडियो लगातार देखिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, कार्ल मार्क्स का जन्म। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, याद करके रखिएगा जर्मनी, ठीक है। और इसका उत्तर कई जगह गलती देता है ना। तो क्या होता है, देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, तो आप जर्मनी जहां पे भी ऑप्शन होगा उसे आप टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे।
स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वह स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वह थे चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू। तो देखिए आपके ऑप्शन में रहेगा चित्तरंजन दास, ठीक है, तो केवल आपको उसी पे टिक करना है। देखिए चित्तरंजन दास, और उसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, लेकिन आपका ऑप्शन में रहेगा चित्तरंजन दास, ठीक है। तो चित्तरंजन दास जो था ऑप्शन में, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा। वैसे आपको एक बार अलग से बता दिए कि मोतीलाल नेहरू भी उसमें सहयोगी थे, ठीक है, और थे, तो अगर आएगा, अगर मोतीलाल नेहरू भी आता तो उसमें भी टिक कर देगा, लेकिन मोतीलाल नेहरू नहीं आएगा, आपको चित्तरंजन दास ही आएगा, है ना, तो केवल उसी पे आपको टिक करनी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? पूना समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? पूना समझौता, तो देखिए जो पूना समझौता हुआ था वह होता 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो 1932 याद करके रखिए, जब आपकी परीक्षा में आएगा तो क्या कीजिएगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया? यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन आपको जहां पे भी मिलेगा महात्मा गांधी तो टिक कर दीजिएगा कि यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण जो दिवस है वह कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून जहां पे भी ऑप्शन रहेगा उसे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है वह स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है वह स्थित है, आपको यह बताना है। तो वह है आपको असम में। कहाँ है? असम में। तो जहां पे भी ऑप्शन में आपको असम लिखा होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम पे आप टिक कर दीजिएगा। चलिए लाइक कर दीजिए जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर आपको देगा ऑप्शन में, तो चूना पत्थर आप याद कर लीजिएगा। तो चूना पत्थर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, आगे है कि जूट उत्पादन के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए भारत में कौन सा राज्य जो है क्या है, वह प्रसिद्ध है? तो इसका जो होगा वह सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, है ना। तो जहां पे भी पश्चिम बंगाल आपका आंसर होगा उसे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ऐसे कहा जाता है 2005, लेकिन 2006 जो होगा आपको ऑप्शन दिया गया होगा, तो 2006 पे आप टिक कीजिएगा, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब? तो 2006 ईस्वी में। कब? 2006 ईस्वी में आपको ऑप्शन पे टिक करना है। अगला देखिए, प्रश्न है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या जो है वह क्या है? तो देखिए भारत की प्रमुख सामाजिक जो समस्या है, इसमें भी आपको ऑप्शन देगा और इनमें से सभी देगा। 3 है। पहला एक है जातिवाद, ठीक है, जातिवाद है। क्योंकि देखिए जातिवाद है, कहा जाता है कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप छोटी जाति के हैं तो छोटा मोटा काम करेंगे, बड़ा काम करने का आपको अधिकार नहीं है। तो एक गलत चीज है यार। अगर छोटा जाति का इंसान है और बड़ा काम वो कर सकता है, उसके मतलब कि है उसके अनुसार वो कर सकता है, तो फिर ये तो गलत बात है कि आपको वह छोटा जाति है और बड़ा काम कर सकता है तो आप रोक लगा रहे हैं। तो ये जाति प्रथा जो है, जातिवाद जो है, ये सबसे है एक। और अगला बात करते हैं तो एक है भेदभाव, और भेदभाव सबसे ज्यादा लोग करते हैं, है ना। और एक और है आपको संप्रदायवाद। क्या है? एक संप्रदायवाद, ठीक है। चलिए तो ये 3 है, तो ये 3 को याद करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में जो है वह वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है वह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कहा जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है। आपको हिंदी में लिखेगा, अप्रैल लिखेगा और मार्च लिखेगा, इंग्लिश में लिखे। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च होता है। तो जहां पे भी ऑप्शन रहेगा उसे आप टिक कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, ध्यान से समझिए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण एवं
सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। तो ये आपको होता है वैश्वीकरण का अर्थ। अब इतना लंबा है तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा, है ना, ये और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना, तो ये ऑप्शन रहेगा, तो इसे टिक कर दीजिएगा। ये काफी लंबा है, एक बार और सुन लीजिए, है ना, और लिख लीजिए इसकी, और इसको लिख लीजिए कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, व्यापार कामा पूंजी कामा तकनीक हस्तांतरण एवं सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, समन्वय करना। ठीक है, तो इसे आप टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। तो देखिए बिहार का जो उत्तर, जो बिहार है उत्तर, वही आपका जो है वह बाढ़ ग्रस्त है। तो उत्तर जहां पे भी आएगा, है ना, वो आपको टिक कर देना है, आपको गोला वहां पे लगा देना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा कौन है। प्राकृतिक आपदा कौन है। अब देखिए प्राकृतिक आपदा जब अभी आपसे पूछेगा तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन रहता है। तो देखिए आपको सबसे पहले समझाना चाहेंगे कि आपदा क्या होती है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है। देखिए तो जो अपने आप उत्पन्न हो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्राकृतिक आपदा, जो अपने आप उत्पन्न हो। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी होगा। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा, अगर पूछ देता है कि प्राकृतिक आपदा कौन है, तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है भूकंप, तो आपका आंसर हो जाएगा भूकंप। ठीक है, कभी कभी दे देता है सुनामी। ठीक है, और कभी क्या होता है कि ये सभी दे देता है, भूकंप दे देगा, सुनामी भी दे देगा। तो अगर ऐसा ऑप्शन रहता है तो उसमें से उपयुक्त तो दोनों या उपयुक्त सभी रहता है। एक और ऑप्शन आपको कोई डाल देगा तो वो भी आपको हो जाएगा। तो देख ध्यान से पहले इस चीज को समझे रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा का मतलब हो गया कि जो अपने आप आपदा आ जाए, है ना, वो किसी मनुष्य के द्वारा, किसी के द्वारा वो घटित नहीं किया गया हो, अपने आप घटित हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप गया, भूकंप तो थोड़ा ना कोई लेके आता है, सुनामी थोड़ी ना कोई लेके आता हो, तो अपने आप आता है। तो इस प्रकार से जो घटना होती है वो क्या होती है, आपको प्राकृतिक आपदा आती है। प्राकृतिक आपदा होती है तो आपको वहां पे गोला लगा देनी है। अगला देखिए प्रश्न, और यहाँ पे भी आपको अगला नंबर प्रश्न में टाइप कर दिया गया है कि मानव जनित आपदा जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए मानव जनित आपदा क्या हो जाएगी, जो मानव के द्वारा घटित किया जाए। जैसे कि क्या हो जाएगा, आतंकवाद हो गया है ना, तो ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन रहेगा जो मानव के द्वारा घटित किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में 73वां किया गया जो संशोधन है, संविधान संशोधन, वह किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। तो वह है पंचायती राज्य से। किसे है, पंचायती राज से वह संबंधित है। तो पंचायती राज आपको याद करके रखनी है कि 73वां जो संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वह किस वर्ष की गई थी, तो 1906 में की गई थी। तो जहां पे भी 1906 रहेगा उसे आपको टिक कर देना है। अगला देखिए प्रश्न, देखिए काफी कमाल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे 1904 होगा। 1904 से 1905 की रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। यहाँ पे जो 84 लिखा गया है वो 4 होगा। ठीक है, 1904 से 1905 की रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई थी, बताइए फटाफट, आपको पता है तो चलिए। तो आपको पता नहीं है तो ध्यान से सुन लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा रूस। ठीक है, रूस की क्या हुई थी, हार हो गई थी। तो अगर आपकी परीक्षा में ऑप्शन रहता है तो फटाफट से टिक कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक और किसके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। एक तो बाल गंगाधर तिलक तो थे ही, लेकिन और कौन थे जिनके द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, है ना। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा सही उत्तर, आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। एनी बेसेंट थे। कौन थे, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट जो थे वह थे, और इनके द्वारा क्या की गई, आपको होम रूल लीग की आंदोलन की शुरू की गई, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। अब देखिए ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा, वह पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हम आपको यहाँ पे इसलिए टाइप ऐसे करके बताए हैं कि जब आपको पता हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो अगर पूछेगा कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है तो आप तो टिक करिए दिएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधन कौन होते हैं। तो होने वाला जो है उसको तो अलग कर दीजिए, बाकी जो नहीं उसमें अलग आपको ऑप्शन दिखेगा तो आपको टिक कर देना है ना। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन में हो जाएगा वन, है ना, हो जाएगा नदियाँ, ठीक है, हो जाएगा खनिज,
अगर इसके अलावा आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर दूसरा रहता है तो समझिए कि वो प्रकृति संसाधन है ही नहीं, तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि प्रकृति संसाधन निम्न में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसके अलावा जो नहीं होगा वो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। कितना आसान है। तो लाइक कीजिए यार, लाइक करने में आप कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी मनोबल बढ़ता है हम सभी का जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कैसा लग रहा है। क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद से आपके लिए सब चीज़ किया जा रहा है, तो जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे चलेगा। हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, तो हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऐसे क्या होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे हम मेहनत करते हैं और आप लोग लाइक नहीं करके बताइएगा, कमेंट करके नहीं बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, है ना, तो मनोबल टूट जाता है इससे, है ना। तो देखिए इसका अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो कर लीजिए फटाफट से, नहीं किए। तो अगला प्रश्न है कि कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग, और देखिए बिना ऑप्शन का आपको करा रहे हैं जिससे कि दिक्कत आपको ना हो। तो इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा 7। कौन होता है, NH 7 होता है, यानी कि NH 7। NH 7 अगर होगा तो आपको सही पे टिक कर देना। राष्ट्रीय महामार्ग पूछ रहा है सबसे लंबा, तो कौन होगा, NH 7 होगा, ठीक है, NH 7। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न है कि कैगा परमाणु विद्युतीय गृह किस राज्य में स्थित है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि कैगा परमाणु विद्युतीय गृह किस राज्य में स्थित है, आपको पता है तो बताइए, फटाफट से बताइए, है ना, बिना ऑप्शन का बताइए, बिना ऑप्शन का पढ़िए, और जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो और कंफर्म हो जाएगा और आप बढ़िया से टिक कीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर जी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो जहां पे भी कर्नाटक अगर ऑप्शन में रहता है तो आपको फटाफट से टिक कर देना है ना, कोई भी परेशानी वहां पे आपको नहीं होगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। कपास की खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है ना वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी या काली मृदा जो भी होगा आपको ऑप्शन में, क्योंकि कहीं भी मिट्टी दे देता है, कभी कभी आपको मृदा दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है ना, आपको आसानी से टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आंसर अगर जाने रहेगा करेक्ट तो वहाँ पे आएगा जैसे ही, तो आपको और पता चल जाएगा, हाँ सर बताए थे तो यही होगा, है ना। तो इस प्रकार से चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कौन ऐसे राज्य से हुई थी, बताइए फटाफट से। अगर ये प्रश्न आ जाता तो क्या आप लोग गोला लगेगा, क्या टिक कीजिएगा, तो आपको करना होगा राजस्थान। क्या करना होगा, राजस्थान। तो राजस्थान आपके ऑप्शन में होगा और राजस्थान पे आप टिक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, राजस्थान पे टिक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चलिए। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन जो समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानते हैं आप, चुनाव हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये पूछ रहा है। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वह थे काशीराम। कौन थे, वह थे काशीराम। तो याद करके कौन थे, वह काशीराम थे, है ना। तो आएगा आपके परीक्षा में तो फटाफट से आप टिक कर दीजिएगा काशीराम पे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था जी, तो 15 मार्च 1900 कब हुआ था, 50 में हुआ था। ये हुआ था ना जी, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। तो 15 मार्च 1950 अगर आप जहाँ पे भी देखते हैं तो फटाफट से आप टिक कर दीजिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सी है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय जो साधन है वह कौन सी साधन है। तो इसका होगा आपका आंसर क्या चाहिए, महाजन या साहूकार। अब देखिए ऑप्शन में आपको या तो महाजन दे सकता है या तो केवल साहूकार दे सकता है। तो महाजन चाहे साहूकार में से कोई भी आएगा तो आपको इन दोनों में से क्या कर देना है, टिक कर देना है ना, टिक कर देना है। तो महाजन आए चाहे साहूकार आए तो आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। किस क्वेश्चन में, तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन की बात करेगा तो फटाफट से गोला लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सभी सब्जेक्ट का लगातार क्लास चल रही है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब एक बार और कह रहे हैं कि कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो आपको मिला करे। अगला क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा ही जाता है, समझ जाइए कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, बाढ़ किस प्रकार की आपदा है ना, क्या यह प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, या कौन सी आपदा है। तो आपको समझाए थे पहले भी और कि प्राकृतिक आपदा वह होता है जो प्रकृति से द्वारा उत्पन्न हो, जो मानव उत्पन्न न कर सके, है ना, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया हो। तो सूखा किस प्रकार की आपदा हो जाएगी, सूखा। तो सूखा तो एक हो जाएगी आपकी प्राकृतिक आपदा हो जाएगी, है ना। कौन सी आपदा हो जाएगी, प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। तो ये
क्योंकि सूखा जो है इंसान के द्वारा थोड़ी ना लाया जाता है, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होगी सूखा पड़ जाएगा, तो ये तो अपने आप हो सकती है ना, ये तो मौसम पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगी आपकी क्या चीज़, प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। यानी कि बस इतना आसानी भाषा में समझे रहिए कि जो मानव नहीं कर सकता है वह प्राकृतिक है, और जो मानव के द्वारा किया जाए वह मानव जनित है। चलिए, और इससे प्रश्न परीक्षा में देखना वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। आज लिख लो कहीं पे भी कि सर क्या बता रहे थे, यहाँ से प्रश्न एगो समझ जाओ कि परीक्षा में छप गया है, लिखा गया है और रहेगा। जो चीज़ बताए हैं उसको पूरे ध्यान से, नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ आप बता रहे हैं और आपको वहाँ पे पता चले कि अरे सर तो ठीक बता रहे थे, हमने ही नहीं पढ़ा, तो ये गलती मत कीजिए, आज ही पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ पे जाइए तो कहिए कि हाँ सर पढ़ाए थे और आया हुआ है, और हम लोग अब बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, आपको पूछ दिया जाता है, लघुत्तरीय में भी पूछ दिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। तो क्या होगा आपको पता होगा, बताइए फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल इसका हो जाए क्या चीज़, 1930 दांडी से। कहाँ से, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से, समझ रहे ना, दांडी, हाँ 1930 वाला दांडी से, है ना, तो याद करके रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था जी, तो वह किया था बिस्मार्क ने। आज सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन देखा जाता है कि परीक्षा में रह जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपकी परीक्षा में छप गया हो या क्वेश्चन, है ना, तो यहीं पे भी याद कर लीजिए कि 20 मार्क होगा, है ना, तो वहाँ पे जाइएगा तो फटाफट टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी। क्या क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की बात करते हैं तो यह स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। कब हुई थी जी, तो 1919 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी में जब आएगा आपके ऑप्शन में तो फटाफट से भूला लगा दीजिए, सोचने की तो जरूरतें नहीं है। और एक चीज़ देखिए, आपको हम सलाह देना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी टीचर भी देखते हैं कि बताना शुरू कर देते हैं किसी बच्चे को, यदि वो बच्चा जान पहचान का होगा या किसी के रिलेशन में होता है तो बताना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों पे विश्वास मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए जो वो आंसर देते हैं वह जल्दी जल्दी के चक्कर में काफ़ी गलत उत्तर दे देते हैं, और ऐसा हो जाएगा आपके पास कि आप सही उत्तर जानते हैं फिर भी उनके अनुसार आप चलिएगा तो गलती हो जाएगा। तो पहले आप अपने पे विश्वास रखिए, किसी और पे विश्वास मत रखिए। पहले अपने आप पे विश्वास रखिएगा, आपसे जो आता होगा वह बना लीजिएगा। अगर नहीं बन पाता है ठीक, तो उसको कुछ देर के लिए छोड़े रखिएगा, देखिएगा कि कोई आपका दोस्त हेल्प कर रहा है या टीचर से थोड़ा सा आप वहाँ पे टीचर से सलाह ले सकते हैं, है ना। आप क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बता सकते क्योंकि मान लीजिए वो टीचर किसी दूसरे क्लास के भी हो सकते हैं, है ना, तो ये नहीं हो सकता कि आपको वो सही बताएंगे, और ये गारंटी नहीं है कि पूरे वो जो बताएंगे वो सही रहेगा, क्योंकि आपके क्लास के वो नहीं है, आपके टीचर वो नहीं होते हैं, वो कहीं दूसरे से, मान लीजिए कहीं दूसरे स्कूल के, दूसरे कोचिंग के होते हैं, ये स्कूल के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, है ना, जो कि मान लीजिए आपके परीक्षा में जो आया है वो नहीं जानते होंगे, है ना। तो आप उन पर विश्वास ना करेंगे, हाँ उनसे सलाह ले सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है क्या, जैसे होता है ना कि कभी कभी आप फंस जाते हैं किसी प्रश्न में, तो वो सलाह ले सकते हैं, आपको बता देंगे, या कोई आपका फ्रेंड होगा उसे भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब जो नहीं बनेगा तो उसके लिए अब ये नहीं कि आपको कंफर्म पता है कि यही होगा, पता चले कि किसी और से पूछिए वो कर दिया आपसे गलती, तो ऐसा गलती मत करना कभी भी। आपको जो कंफर्म होगा तो पूछबे मत करना, क्योंकि जब पूछोगे तो पता चलेगा उसको याद नहीं है, तुमको बता दिया गलती, तो तुमको जो याद है उस पर भी डाउट हो जाएगा आपको, मतलब कि आपको डाउट हो जाएगा, जो आपको सही है वो उसमें भी डाउट हो जाएगा। तो इस पे डाउट मत करना है एकदम, जो आपको पता है पहले उसको लिख लीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आपको इसलिए देखिए इतने अच्छे से बता रहे हैं ताकि दिक्कत वहाँ पे ना हो, है ना। चलिए ज़्यादा कुछ बातें हो गई, फिर हमसे बातें करेंगे, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे जी, तो वह थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जहाँ पे भी आएगा उसे खटाखट से टिक कर दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पे इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। इंदौर पतन, तो अगर आएगा आपके परीक्षा में कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो आपको क्या बताना है, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु रहेगा, तो तमिलनाडु पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है, तमिलनाडु पे टिक कर दीजिएगा फटाफट से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। जो भारत है हमारी, इसको कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो लगभग भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपके ऑप्शन में 8 रहेगा, तो आप फटाफट से ठीक
कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, और यह आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आएगा कि बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना स्थापित है। मतलब कि कहाँ स्थापित, आपको ये बताना है। बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ पे स्थापित है, तो स्थापित है बरौनी में। और सबसे ज़्यादा बार प्रश्न देखा जाता है कि यह पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए यहीं पे। अगर आपके ऑप्शन में रहता है तो फटाफट से टिक कर दीजिएगा, है ना। यह रहा आपके आज का लास्ट प्रश्न कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए फटाफट से। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। और जो लोग डाउनलोड कर लिए हैं, अगर अपडेट आया होगा तो अपडेट कर लीजिएगा। और नहीं सर्च कर सकते हैं ये, तो आप मंटू सर सर्च कीजिएगा, तो मंटू सर सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हर चीज़, काफ़ी चीज़ वहाँ पे है, तो उसे आपको देखते रहना है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भी हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर हो गया, ट्विटर पे सबसे पहले रिजल्ट की घोषणा होगी तो वहाँ पे हम ट्वीट करेंगे, क्योंकि इसके पिछले साल जो रिजल्ट आए थे सबसे पहले हम ही आपको बताए थे, और वहाँ पे लाइव लिए थे। और ऐसा इस साल भी होने वाला है ना। आपकी परीक्षा की जो रिजल्ट होगी काफ़ी तेज़ से आएगी, सबसे पहले बताएंगे, तो आप फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक से जुड़ जाइएगा हमारे, जिससे कि दिक्कत आपको ना हो। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई जो ऊंचाई, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं हम लोग स्थानीय ऊंचाई। तो स्थानीय जो ऊंचाई होगा, तो स्थानीय ऊंचाई पे हम लोग आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो स्थानीय ऊंचाई आपके ऑप्शन में रहेगा, तो स्थानीय ऊंचाई पे टिक कर देना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 51 नंबर प्रश्न से पार्ट 2 में। इसके बाद पार्ट 2 जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न से इस तरह से 51 से लेकर के हम लोग 100 तक करेंगे, और ऐसे करते करते लगभग 500 से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम वगैरह सबसे जुड़ जाएगा जो आपसे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके दोस्तों में फटाफट बोल दीजिए, कॉल करके जैसे भी मैसेज करके बोलना हो, अपने फ्रेंड को बोल दीजिए, मदद कीजिए। अगर आप मदद करते हैं तो भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम अच्छी खासा जाए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।